हेलो ऑल एंड वेलकम बैक टू आईबेक्स व्यू। ये सीरीज़ हम 1857 से 1905 के बीच यूपीएससी द्वारा और अन्य रेप्यूटेड एग्जाम में जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस आ रहे हैं उसे हम कवर कर रहे हैं। ये हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब बीपीएससी भी यूपीएससी के पैटर्न पे इवॉल्व कर रही है और इस वीडियो में मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा कि कैसे यूपीएससी के आस्क्ड क्वेश्चन को ही, यूपीएससी में पूछे गए सवालों को ही बीपीएससी में घुमा फिरा कर पूछा जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। यूपीएससी 1996 में एक क्वेश्चन आता है, कंसिडर द फॉलोइंग लैंडमार्क्स इन इंडियन एजुकेशन। हिंदू कॉलेज एट कलकत्ता, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, एडम्स रिपोर्ट, वुड्स डिस्पैच। करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ दीज लैंडमार्क्स इज। भारतीय शिक्षा में निम्नलिखित मील के पत्थर पर विचार करें। हिंदू कॉलेज कलकत्ता, कलकत्ता विश्वविद्यालय, एडम की रिपोर्ट, वुड का प्रेषण। इन स्थलों का सही कालानुक्रमिक क्रम में लगाना है कि पहले कौन सा हुआ था उसके बाद कौन सा। तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं हिंदू कॉलेज के बारे में। तो हिंदू कॉलेज जो कलकत्ता के अंदर फॉर्म किया गया था, ये राजा राम मोहन रॉय के द्वारा फाउंड किया गया था 1817 में। राजा राम मोहन रॉय के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है। इनकी दो बुक्स, दो न्यूज़पेपर जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं वो है संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार। मिरातुल अखबार और संवाद कौमुदी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि किनके द्वारा लिखी गई हैं। इनकी फेमस बुक्स को देखें तो ब्रह्मैनिकल मैगजीन्स और ब्रह्म पत्रिका, ये दो इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावा इन्होंने सती सिस्टम पे एक बुक लिखा था। सती के ये अगेंस्ट है, सती प्रथा के अगेंस्ट। सती को मर्डर बताते हैं अकॉर्डिंग टू वेदास, मर्डर अकॉर्डिंग टू वेदास। और सती प्रथा को हटाने के लिए उस समय के गवर्नर जनरल के साथ काम करते हैं, विलियम बेंटिक के साथ। और विलियम बेंटिक बंगाल रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1829 के साथ सती प्रथा को एबॉलिश कर देते हैं। तो ये सारी बातें हमें विद रिस्पेक्ट टू राजा राम मोहन रॉय याद रखनी है। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में ये बता दो कि हिंदू कॉलेज जो 1817 में स्टैब्लिश हुआ है उसमें 9 साल के बाद 1826 एक टीचर आएंगे इंग्लिश के, इनका नाम होगा हेनरी विवान डुइजोरियो, और ये यंग बंगाल मूवमेंट का फाउंडेशन करते हैं। यंग बंगाल मूवमेंट ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। ये इसी कॉलेज के टीचर होंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता 1858 में सेटअप की जाती है। ये वुड्स डिस्पैच के रिकमेंडेशन के बेसिस पे होता है। तो आइए देखते हैं वुड्स के डिस्पैच में क्या क्या रिकमेंडेशन था। वुड्स डिस्पैच ये 1854 में आता है ड्यूरिंग द गवर्नरशिप ऑफ लॉर्ड डलहौजी। इन्होंने 3 लेवल पे एजुकेशन को प्रमोट करने को कहा था, प्राइमरी स्कूल्स, हाई स्कूल्स और कॉलेज। और ये तीनों लेवल पे जो लैंग्वेज इन्होंने सजेस्ट किया था वो था वर्नैकुलर लैंग्वेज इन प्राइमरी लेवल, एंग्लो वर्नैकुलर इन हाई स्कूल्स और इंग्लिश में एंग्लो लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज कॉलेज लेवल पे। इनके रिकमेंडेशन के बाद 3 यूनिवर्सिटी सेटअप की जाती है एट बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास। और ये जो कलकत्ता वाला यूनिवर्सिटी है ये वुड डिस्पैच के रिकमेंडेशन के बाद ही होती है 1858 में। नेक्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज सेटअप किया जाता है एट रुड़की, जिसे आज के दिन में आईआईटी रुड़की के नाम से जाना जाता है। ये बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है, इसे जरूर विजिट कीजिएगा। नेक्स्ट एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट सेटअप किया जाता है एट पूसा इन बिहार। ये इंस्टीट्यूट आज भी वर्किंग है और बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। नेक्स्ट बेथ्यून मॉडल ऑफ स्कूल, बेथ्यून स्कूल को सेटअप किया गया था बाय J.E.D. बेथ्यून, जो कि बेसिकली फीमेल के एजुकेशन को प्रमोट करता था। और बेथ्यून स्कूल को ही आगे चल के हिंदू फीमेल स्कूल के नाम से जाना जाएगा और इसके सेक्रेटरी रहते हैं ईश्वर चंद विद्यासागर। ये सारा जो पॉइंट है ये सब कहीं ना कोई एग्जाम में एज ए स्टेटमेंट के रूप में पूछा गया है, इसलिए इसे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और ध्यान से अपने नोट्स में टेक डाउन करते जाइएगा।
ईश्वर चंद विद्यासागर का एक फेमस बुक जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है वो है सोम प्रकाश। ये यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट, वुड डिस्पैच के रिकमेंडेशन के बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट सेट किया जाता है इन ईच प्रोविंस। ये मिशनरी एजुकेशन को डिस्करेज करते थे और ग्रांट इन एड की फेवर में थे। तो ये सारा विद रिस्पेक्ट टू वुड डिस्पैच हमें याद रखना है। और ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता है, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के पास आउट ही 1858 में जब ये इस्टेब्लिश होगा इंस्टीट्यूट, तो इसके फर्स्ट बैच के पास आउट जो होंगे वो हमारे बंकिम चंद्र चैटर्जी होंगे, फर्स्ट ग्रेजुएट, पहली बार यही अपना डिग्री लेंगे। और इनके साथ गोटनाथ बोस। बंकिम चंद्र चैटर्जी के बारे में अगर हम जानें तो ये इनकी 3 बुक बहुत ही पूछी जाती है। पहली है दुर्गेश नंदिनी जो लिखेंगे 1862 में। नेक्स्ट आनंदमठ 1882 में। ये सन्यासी रिवोल्ट के ऊपर आधारित होगा। ये वर्ड बाय वर्ड क्वेश्चन यूपीएससी और बीपीएससी में पूछा गया है। नेक्स्ट ये जो बुक लिखेंगे वो है देवी चौधरानी। ये तीनों इनकी रचनाएं आपको याद रखनी है, 1862, 82 और 83। नेक्स्ट है एडम रिपोर्ट। तो एडम रिपोर्ट के बारे में जानते हैं, एडम साहब के बारे में। ये स्कॉटलैंड के टीचर होंगे और इंडिया में आते हैं और ये बंगाल और बिहार के रीजन में टूर करते हैं और वहाँ के एलिमेंट्री स्कूल के एजुकेशन को देख करके अपना एक रिपोर्ट सबमिट करते हैं। इनका 3 रिपोर्ट आता है, पहला 1835, दूसरा 1836 और तीसरा 1838। तो एडम्स रिपोर्ट भी हम जान लेते हैं। एडम रिपोर्ट और इस तरह के क्वेश्चन को हम इसलिए डिटेल में कवर कर रहे हैं क्योंकि आपने देखा होगा 69th बीपीएससी में अबाउट मेयो रेजोल्यूशन पूछा हुआ था ऑफ 1870। उसी के साथ साथ मैंने इसी पैटर्न पे मैंने आपको कॉर्नवालिस कोड भी करवाया था। कॉर्नवालिस कोड ये भी आप वीडियो में देख सकते हैं। पिछले वीडियो मैंने कॉर्नवालिस कोड को डिटेल में एक्सप्लेन किया था, जो कि मेयो रेजोल्यूशन 1870 के पैटर्न पे ही एक्सप्लेन किया हुआ है। इसे आप जरूर देखें। तो एडम्स रिपोर्ट को हम देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, एडम स्कूल का टूर करते हैं बिहार और बंगाल में और वो कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं। जो फर्स्ट रिपोर्ट उनका था 1835 का, ये रिपोर्ट इनका एलिमेंट्री स्कूल के बेसिस पे था, एलिमेंट्री स्कूल का ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे। और ये एजुकेशन के बारे में, एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में निम्नलिखित बातें देखेंगे कि पहला जो भी एजुकेशन हो रहा था वो कोई स्कूल के थ्रू नहीं हो रहा था, वो बस रिलीजियस इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया जा रहा था। ऐसे रिलीजियस इंस्टीट्यूट बिहार और बंगाल में मोर देन 1 लाख थे उस समय के टाइम पे। और एजुकेशन का स्टैंडर्ड काफ़ी लो था। टीचर को भी बहुत सारी बातें नहीं पता थी और वो अर्थमेटिक नहीं पढ़ाते थे, बहुत सारी बातें गलत बताते थे। नेक्स्ट, जो बच्चे थे वो सैंड पे लिखते थे, राइट इन सैंड विथ फिंगर्स। उनके पास बुक और पेन नहीं हुआ करता था, सैंड पे लिखते थे विथ फिंगर। नो प्रिंटेड बुक्स। तो ये सारी बातें विथ रिस्पेक्ट टू एडम फर्स्ट रिपोर्ट याद रखना है आपको। नेक्स्ट, एडम का सेकंड रिपोर्ट आता है 1836 में, जो कि नैटोर डिस्ट्रिक्ट के ऑब्जर्वेशन पे था। नैटोर डिस्ट्रिक्ट आज के बांग्लादेश में फॉल करता है। इनका थर्ड रिपोर्ट आता है 1838 में। तो ये सारी बातें आपको विथ रिस्पेक्ट टू एडम्स रिपोर्ट याद रखनी है। वुड डिस्पैच को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, जो कि आता है 1854 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहले हिंदू कॉलेज, नेक्स्ट एडम रिपोर्ट, नेक्स्ट वुड डिस्पैच और लास्ट में यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता। तो 1, 3, 4, 2 ए विल बी द राइट ऑप्शन। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यूपीएससी 1996 का है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल नोवेल रिटन ड्यूरिंग लेटर हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। निम्नलिखित में से कौन सा 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के दौरान लिखा गया एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास है। तो आइए जानते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या डिटेल्स इन्वॉल्व है। पहला है रश्त गफ्तार। रश्त गफ्तार दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखा गया है 1854 में, जिस साल वुड डिस्पैच आता है। नेक्स्ट, दुर्गेश नंदिनी, मैंने अभी बताया कि बंकिम चंद्र चैटर्जी, जो कि 1858 में यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से ग्रेजुएट होंगे, वो
1862 में इस बुक की रचना करेंगे दुर्गेश नंदिनी। बंकिम चंद्र चटर्जी की और रचनाएं मैंने बताया आपको, आनंद मठ। इसके पहले 2 वर्ष को एज अ नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया लिया गया है और ये सन्यासी रिवोल्ट के ऊपर है। देवी चौधरानी ये 1883 में लिखेंगे और आनंद मठ 1882 में। ये भी यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देवी चौधरानी किसकी रचना है। नेक्स्ट मराठा। मराठा 1881 में बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा लिखा जाएगा और ये और एक बुक न्यूज़पेपर की रचना करते हैं, इसे केसरी कहा जाता है और ये मराठी लैंग्वेज में था। मराठा इंग्लिश लैंग्वेज की रचना थी। नेक्स्ट निबंधमाला। निबंधमाला 1884 में विष्णु शास्त्री चिपलूंकर के द्वारा लिखा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, दुर्गेश नंदिनी। ये पहले लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स 2001 का है। कुछ स्टेटमेंट्स दिया गया। आर्य समाज वॉज फाउंडेड इन 1835। लाला लाजपत राय अपोज द अपील ऑफ आर्य समाज टू अथॉरिटी ऑफ वेदास इन सपोर्ट ऑफ इट्स सोशल रिफॉर्म प्रोग्राम। अंडर केशव चंद्र सेन द ब्रह्मो समाज कैंपेन फॉर वुमेन्स एजुकेशन। विनोबा भावे फाउंडेड द सर्वोदय समाज टू वर्क अमंग रेफ्यूजीज। हमें करेक्ट स्टेटमेंट ये सबसे सेलेक्ट करना है। आइए देख लेते हैं हिंदी में। आर्य समाज की स्थापना 1835 में हुई। लाजपत राय ने अपने सामाजिक सुधार कार्यक्रम के समर्थन में वेदों के अधिकार के लिए आर्य समाज की अपील का विरोध किया। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने महिलाओं की शिक्षा के लिए अभियान चलाया। विनोबा भावे ने शरणार्थियों के बीच काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की। तो आइए इसके पीछे कुछ जानकारी ले लेते हैं। पहला आर्य समाज के बारे में। आर्य समाज 1935 में नहीं 1875 में फॉर्म किया गया था बाई दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती 1875 में इसकी स्थापना करते हैं। दयानंद सरस्वती को मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया। इनकी प्रमुख रचनाएं सत्यार्थ प्रकाश है। सत्यार्थ प्रकाश, द वैल्यू ऑफ वैल्यूज और इंडिया फॉर इंडियंस। दयानंद सरस्वती पहली बार स्वराज का कॉन्सेप्ट देंगे। शुद्धि मूवमेंट के पीछे दयानंद सरस्वती ही हैं। तो ये सारी बातें विद रिस्पेक्ट टू दयानंद सरस्वती हमें याद रखनी है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। ये 1835 में नहीं 1875 में फॉर्म हुआ था। नेक्स्ट, लाला लाजपत राय जो थे वो कभी भी अपोज नहीं किए थे इस कॉन्सेप्ट को, ये हमेशा फेवर में थे। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी। अपोज में नहीं थे, ये फेवर में थे। नेक्स्ट, केशव चंद्र सेन और ब्रह्मो समाज के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो ब्रह्मो समाज 1828 में फॉर्म किया था बाई राजा राम मोहन रॉय। ब्रह्मो समाज बेसिकली डाउरी सिस्टम के अगेंस्ट था, इसे डिस्करेज करता था। कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट था और वुमेन एम्पावरमेंट इसका एक मेन एम था। तो ये 3 एम के साथ राजा राम मोहन रॉय इस ब्रह्मो समाज का स्थापना करेंगे। राजा राम मोहन रॉय से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताए हैं, आप पीछे जाकर देख सकते हैं। केशव चंद्र सेन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने पहले ही बताया था, फिर से बता देता हूँ। केशव चंद्र सेन एक क्लर्क थे बैंक में, जो अपनी मोनोटोनस लाइफ के बाद वहाँ से रिटायर या जॉब छोड़ करके ब्रह्मो समाज को ज्वाइन करते हैं। केशव चंद्र सेन का एजुकेशन अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न कल्चर हुआ था, इसीलिए उनका विचार में टिल्ट थोड़ा क्रिश्चियनिटी की तरफ देखा जा सकता है। इसीलिए वो ब्रह्मो समाज में देवेंद्र नाथ टैगोर के साथ उनका मतभेद हो जाता है, विचारों का मतभेद हो जाता है। देवेंद्र नाथ टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर के फादर हैं। मतभेद होने के बाद ये दूसरे ब्रह्म समाज का स्थापना करते हैं और ब्रह्म समाज के बीच में स्प्लिट हो गया था, वो 2 ऑर्गेनाइजेशन में बट गई थी। पहला जो पुराना राजा राम मोहन रॉय के द्वारा स्थापित किया गया था उसे आदि ब्रह्मो समाज से जाना गया।
ये राजा राम मोहन रॉय वाला है, पुराना वाला। और जो अभी फॉर्म होगा उसे साधारण ब्रह्मो समाज से जाना जाएगा, और इसके लीडर आनंद मोहन बोस थे। तो ये सारी बातें विद रिस्पेक्ट टू हमें याद रखनी है। तो अंडर केशव चंद्र सेन द ब्रह्मो समाज कैंपेन फॉर वुमेन्स एजुकेशन, ये सही है। नेक्स्ट फोर्थ स्टेटमेंट को देखते हैं जिसमें विनोबा भावे के बारे में पूछा हुआ है। तो विनोबा भावे से संबंधित जो इंपॉर्टेंट जानकारी हम उसे जानते हैं। विनोबा भावे, इनका ओरिजिनल नेम विनायक नरहरि भावे था। इन्हें विनोबा का जो टाइटल दिया गया, विनोबा का टाइटल, जिससे मराठी लैंग्वेज में इस वर्ड का मतलब ग्रेट रिस्पेक्ट होता है, ये इन्हें गांधी जी के आश्रम में मामा फड़के देंगे। ये भी एक मेंबर होंगे गांधी जी के आश्रम के। विनोबा भावे का टिल्ट टुवर्ड्स नॉन वायलेंस, गांधी जी के प्रति ये बहुत ज़्यादा टिल्टेड थे, इनके आइडियोलॉजी से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड थे। और इसीलिए 1942 के बाद जब क्विट इंडिया मूवमेंट शांत होने लगता है तो ये इंडिविजुअल सत्याग्रह जो उस समय गांधी जी स्टार्ट करेंगे, उसमें विनोबा भावे फर्स्ट सत्याग्रही होंगे, और इन्हें खुद गांधी जी हैंडपिक करते हैं, जिसके बाद इन्हें 5 इयर्स का जेल भी होता है। विनोबा भावे जाने जाते हैं अपने सर्वोदय समाज की स्थापना के लिए, जो कि 1948 में किया जाता है। और ये भूदान मूवमेंट, जो इनका ये एक मूवमेंट है, उसमें सर्वोदय समाज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। भूदान मूवमेंट 1951 में स्टार्ट हुआ था, जहां बड़े बड़े जमींदारों को, लैंडलेस पीपल को ज़मीन देने के लिए, स्वेच्छा से दान करने के लिए इन्हें इंस्पायर किया जाता था। विनोबा भावे का कंट्रीब्यूशन इस भूदान मूवमेंट में बहुत ज़्यादा रहा है, और इसीलिए विनोबा भावे को 1958 में रमन मैग्सेसे अवार्ड से भी सम्मानित किया जाता है, रमन मैग्सेसे। और फिर उनके मरने उपरांत उन्हें 1983 में भारत रत्न दिया जाता है, भारत रत्न से भी सम्मानित किया जाता है। तो ये सारा पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू विनोबा भावे हमें याद रखना है। तो विनोबा भावे फाउंडेड सर्वोदय समाज फॉर वर्किंग विद रेफ्यूजीज, ये सही है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स 2004 का है। इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, अहमद शाह अब्दाली डिफीटेड इब्राहिम लोदी। सेकेंड, टीपू सुल्तान वॉज किल्ड इन थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। पर एंटर्ड इन अ कॉन्स्पिरेसी विद इंग्लिश फॉर द डिफीट ऑफ नवाब सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ प्लासी। इन सब में से करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पानीपत के तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को हराया। टीपू सुल्तान तीसरे अंग्ल मैसूर वॉर में मारे गए, और प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की हार के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों के साथ मिलाकर षड्यंत्र रचा। तो आइए इस क्वेश्चन के पीछे जानते हैं कुछ बेसिक। पानीपत आज प्रेजेंट डे हरियाणा डिस्ट्रिक्ट में है, और यहाँ 3 युद्ध हुए थे, फर्स्ट बैटल, सेकेंड बैटल और थर्ड बैटल। तो आइए जानते हैं एक बैटल के बारे में। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में इब्राहिम लोदी और ज़ाहिरुद्दीन बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर जीत गए थे। बाबर ने यहाँ पे इस वॉर में पहली बार 2 टैक्टिक्स का यूज़ किया था। 2 टैक्टिक्स, एक का नाम था तुलुगमा और एक का नाम था अराबा। तुलुगमा सिस्टम में जो सोल्जर्स की प्लेसमेंट होती है वो लेफ्ट, राइट और सेंटर इस हिसाब से प्लेस करते हैं। जैसे आज के हम फुटबॉल में देखते हैं सेंटर फॉरवर्ड, मिडफील्ड, इस टाइप से फील्ड लगाए जाते हैं। इस टाइप से उन्होंने अपने सोल्जर्स को प्लेस किया था। दूसरा सिस्टम था अराबा। अराबा सिस्टम ये कहता है कि अगर ये एनिमी को फेस करता है, इधर अगर दुश्मन खड़े होंगे तो सेंटर फॉरवर्ड के पोजीशन पे कार्ड्स रख दिए जाते थे, और कार्ड्स के पीछे कैनन रहता था, कैनन, और ये कार्ड्स रहता था। तो दिस वाज अराबा सिस्टम। और कैनन को पहली बार, या गन फायर सिस्टम को पहली बार इंट्रोड्यूस किया था बाबर ने ही अपने युद्ध में, तो ये याद रखेंगे। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, सम्राट हेमचंद्र
विक्रमादित्य या हेमू। इनका सामना हुआ था अकबर के जो वफादार थे, जिनका नाम है बैरम खान, बैरम खान से। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में हुआ था, जब अकबर ने गद्दी संभाला था अपने पिताजी हुमायूं के डेथ के बाद। उस समय अकबर सिर्फ 13 वर्ष की आयु के थे। हेमू इस बैटल में हार जाते हैं। इन्हें ये हाथी पे बैठ के लड़ रहे होते हैं और इन्हें दुश्मन का एक तीर इनके आंखों में आके लगता है और ये वहीं पे घायल हो जाते हैं। उसके बाद इन्हें अकबर के खेमे में लाया जाता है और जहाँ इन्हें सिर से कलम कर दिया जाता है। तो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में अकबर जीत जाते हैं। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में होता है और इसमें मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली, जिसे अहमद शाह दुरानी भी कहा जाता है या अहमद शाह अब्दाली। हुआ ये था कि अहमद शाह अब्दाली के बेटे, इनके बेटे तैमूर शाह, जो कि उस समय लाहौर के गवर्नर थे, इन्हें मराठा मार के या हरा करके वहाँ से भगा देती है। तो अपने बेटे तैमूर शाह का बदला लेने के लिए वो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत करते हैं 1761 में और मराठा को वहाँ पे डिफीट करते हैं। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में अहमद शाह अब्दाली जीत जाते हैं। तो आइए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत अहमद शाह अब्दाली डिफीटेड इब्राहिम लोदी। ये गलत है। इब्राहिम लोदी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में हारते हैं अगेंस्ट बाबर। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में अहमद शाह अब्दाली मराठास को हराते हैं। किस लिए? अपने बेटे का बदला लेने के लिए, जो इनका बेटा था तैमूर शाह, जो कि लाहौर का गवर्नर था। मैंने बताया डिटेल में, तो ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, टीपू सुल्तान वॉज किल्ड इन थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। ये गलत है। टीपू सुल्तान फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में हारते हैं और वहीं इनकी डेथ हो जाती है और ये लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम हुआ था। लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम, और लॉर्ड वेलेस्ली वो थे जो सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी के साथ आते हैं और निज़ाम पहले थे जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस का प्रस्ताव स्वीकार किया था। तो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। थर्ड स्टेटमेंट, मीर जाफर एंटर्ड अ कॉन्स्पिरेसी विद इंग्लिश फॉर द डिफीट ऑफ नवाज सिराजुद्दौला इन बैटल ऑफ प्लासी। ये सही स्टेटमेंट है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आंसर 3 ओनली, केवल 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएससी 2010 का है। व्हाट वाज द इमीडिएट रीजन फॉर अहमद शाह अब्दाली टू इन्वेड इंडिया एंड फाइट थर्ड बैटल ऑफ पानीपत? ये मैंने अभी प्रीवियसली बताया कि इमीडिएट कारण क्या था। ही वॉन्टेड टू अवेंज द एक्सपल्जन ऑफ मराठाज ऑफ हिज वाइसरॉय तैमूर शाह फ्रॉम लाहौर। ये सही आंसर हो जाएगा। वह मराठा द्वारा अपने वाइसरॉय तैमूर शाह को लाहौर से निष्कासन करने का बदला लेना चाहता था। ये सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स 2007 का है। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट कंस्ट्रक्टेड बाय ब्रिटिश इन इंडिया? कौन सा भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्माणित पहला किला था? तो इस आंसर को जानने से पहले कुछ थ्योरी जान लेते हैं। फोर्ट्स इन इंडिया, फोर्ट्स इन इंडिया की अगर बात करें तो ब्रिटिशर्स द्वारा जो फोर्ट बनाए गए हैं उनमें पहला फोर्ट है फोर्ट सेंट डेविड। फोर्ट सेंट डेविड मद्रास में 1670 में बनाया गया था। उसके बाद फोर्ट सेंट जॉर्ज, ये ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाया गया था चेन्नई के अंदर। नेक्स्ट फोर्ट विलियम 1781 में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा बनाया जाता है और इसे एज ए यूज़ किया जाता है ट्रेनिंग फॉर सिविल सर्वेंट फ्रॉम ऑल 3 प्रोविंसेस। बट इसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के रिकमेंडेशन के बाद ये ट्रेनिंग और ये कॉलेज को बंद करा दिया जाता है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू सेटअप हुए थे, जो कि हेस्टिंग के टाइम आता है, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। तो ये सारे बातें आपको याद रखनी है। पोर्टुगीज़ ने भी भारत में फोर्ट बनाए थे। 1503 में अल्फोंसो एल्बकर्क पहला फोर्ट बनाते हैं, जिसका नाम था फोर्ट इमैनुअल एट कोचिन। तो ये सारी बातें आपको फोर्ट के संबंध में याद रखनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्ट डेविड। नेक्स्ट
फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन इन इंडिया वॉज लेड बिटवीन कोलकाता, फॉर्मरली कलकत्ता एंड डायमंड हार्बर। फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन इन इंडिया वॉज सेटअप इन कंडला, ये गुजरात में। तो आइए ये सब में से हमें ये दोनों स्टेटमेंट में हमें करेक्ट स्टेटमेंट जानना है। तो इसके पहले कुछ थ्योरी देख लेते हैं। ये जो टेलीग्राफ लाइन का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, ये लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे किया गया था, जो कि 1848 से 1856, जस्ट रिवॉल्ट ऑफ 1857 के पहले छोड़ देते हैं अपने गवर्नरशिप। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किए गए अन्य कार्यों को भी हम देखते हैं। ये पोस्ट ऑफिस एक्ट ऑफ 1854 लाते हैं, जो कि पोस्ट ऑफिस में रिफॉर्म के लिए आता है। रेलवे मिनट लाते हैं, रेलवे मिनट 1853 का, जिससे बॉम्बे से थाने के बीच में फर्स्ट रेलवे लाइन की इस्टेब्लिशमेंट की जाती है। नेक्स्ट वुड डिस्पैच आता है 1854 का, इसे मैंने ब्रीफली इस वीडियो में और एजुकेशनल रिफॉर्म वाले वीडियो में डिस्कस किया है। इस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने करवाया हुआ है, वो वीडियो आप जा करके देखें। नेक्स्ट डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के लिए ये जाने जाते हैं, चूक की सिद्धांत। इसमें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किए गए वारिस नहीं होते हैं, उन्हें अपने साम्राज्य को ब्रिटिश इंडिया में विलय करने की प्रावधान थी इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स में। इसके तहत सातारा, संबलपुर, उदयपुर, झांसी और नागपुर, ये 1853 में, ये 1854 में और ये 1848 में, ये सारे साम्राज्य को ब्रिटिश भारत, उस समय के ब्रिटिश भारत में विलय कर दिया जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के तहत। और ये विडो रीमैरिज एक्ट का इंट्रोडक्शन करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, और इसे कैनिंग पास करेंगे, जो इनके बाद आएंगे। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं विद रिस्पेक्ट टू लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी और अन्य गवर्नर जनरल जो 1905 के पहले आए हैं, उन पे मैंने स्पेशल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का 3 वीडियो का सीरीज़ बनाया है, आप इसे ज़रूर देखें, आपको बहुत बेनिफिट होगा। बीपीएससी भी कहीं ना कहीं यूपीएससी से इंस्पायर्ड होकर के इस टाइप के क्वेश्चन पूछती है। तो हम अपने स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। भारत में पहली टेलीग्राफ लाइन कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच बिछाई गई थी, और भारत में पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कांडला में स्थापित किया गया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। दोनों 1 और 2 दोनों सही है। पार्ट 1 यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि यूपीएससी और प्रेस्टिजियस एग्जाम में पूछे गए हैं, और ताकि हम बीपीएससी के उभरते हुए पैटर्न को हिसाब से अपने आप को ढाल सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।